बताइए क्या बता रहे थे पीएचपी में। हो चुका था वो चीज ना। अब ध्यान देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, याद करो, जब क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर होगा तो डेटा वेल मैनर में वैलिडेट होकर सर्वर के पास ट्रांसफर होना चाहिए। आप साइन अप बना रहे हो, साइन अप फॉर्म बना रहे हो, ठीक है, और उसमें मोबाइल नंबर 9 डिजिट का इंटर हो गया, या आधार नंबर गलत इंटर हो गया कम डिजिट का, या तुम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हो, ठीक है, तो सर्वर पे ट्रांसफर होने के पहले वो डेटा वेल मैनर में वैलिडेट होना चाहिए, ठीक है, तभी डेटा सर्वर के पास ट्रांसफर होना चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे सबमिट बटन यूज कर रहे हैं, क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हम लोग को चाहिए कि क्लाइंट पे हर तरह से डेटा को वैलिडेट करके सर्वर के पास ट्रांसफर करे, ठीक है। और उसके बाद जब सर्वर के पास डेटाबेस होगा तो डेटाबेस में वो रिकॉर्ड यूजर का परमानेंटली क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे सबलाइम एडिटर में। ठीक है, तो सबलाइम ओपन कर लिया जाए। तो हम लोग एक HTML फाइल बनाए थे, यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट HTML, ठीक है, और एक हमने बनाया था यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP, ठीक है। यूजर डॉट इसमें हम लोग HTML का भी कोडिंग मैंने यूज किया था और PHP का भी कोडिंग मैंने यूज किया था, ठीक है। अब आप इसको देख लेते हैं, ये ओपन ही होगा, लैपटॉप बंद नहीं था तो होगा ही। क्या बोलते हैं, सर्वर स्टार्ट होगा तो आप गुड मॉर्निंग सर। क्रोम, गुड मॉर्निंग, क्रोम स्टार्ट कीजिए। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बैक लोकल होस्ट लिख देते हैं। तो यहाँ पे BSCIT नाम का फोल्डर बना हुआ है, BSCIT, ठीक है, और यहाँ पे हमारा यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट PHP है। आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे ही हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे, अगर एक भी इसमें डेटा इंटर नहीं किया गया है तो बता देना चाहिए नेम इज ब्लैंक, ठीक है।
तो सबसे पहले तो एम्प्टी फील्ड को वैलिडेट करेंगे, उसके बाद फिर इनपुटेड डेटा को भी हम लोग वैलिडेट करेंगे। ठीक है, कहीं मोबाइल नंबर आपने इंटर किया है 9 डिजिट में, तो बता देना चाहिए कि इनवैलिड मोबाइल नंबर, राइट? ठीक है, तो याद कीजिए आप क्लाइंट साइड पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट को यूज किया था। अब जावास्क्रिप्ट और पीएचपी का कॉन्सेप्ट एक साथ कैसे यूज होगा? ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्म में गेट एलिमेंट बाय आईडी से वैल्यू को रिट्रीव करना होगा। तो हम यहाँ पे सभी का एक आईडी भी देते हैं। आईडी इक्वल टू, मैंने यहाँ पर दे दिया नेम। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल भी। इसको मैंने दे दिया यूनेम, कंट्रोल भी। पासवर्ड दे दिया पी नेम, कंट्रोल भी। एस क्वेश्चन दे दिया। हम केवल 2-3 बता देते हैं, उसके बाद अपने से खुद कर लीजिए, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चलिए, आईडी तो दे दिए। अब आप जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट का कोडिंग हम लोग कैसे करते हैं। हेड टैग के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, स्क्रिप्ट फंक्शन वैलिडेट नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, पहले एक को चेक कर लेते हैं बनाकर, फिर उसको कट कॉपी पेस्ट करेंगे हम। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, भैर नेम, और नेम में वैल्यू रिट्रीव कर लीजिए। नेम इक्वल टू, आप जानते हैं कैसे वैल्यू रिट्रीव होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी में हम लोग यहाँ पर दिए हैं नेम, डॉट वैल्यू। इस वेरिएबल में वैल्यू रिट्रीव हो गया। अगर ब्लैंक हुआ, इफ नेम इक्वल्स टू, अगर ब्लैंक मिला तो मैसेज अलर्ट करेगा, नेम इज ब्लैंक। नेम इज ब्लैंक।
फोकस फिर वहीं पे होना चाहिए। फोकस फोकस हो गया, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, इस वैलिडेट फंक्शन जैसे ही सबमिट बटन पे यूजर क्लिक करेगा, साइन अप बटन या रजिस्टर बटन, जो भी बटन आप बनाए हो सबमिट नेचर का, उस पे यूजर क्लिक करेगा तो ये वैलिडेट फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो ऑन सबमिट एक इवेंट होता है। जैसे ही फॉर्म का डेटा क्लाइंट से सर्वर के पास सबमिट होता है, तो वहां पे ऑन सबमिट इवेंट फायर करता है। तो मैं यहाँ पे उसको लिखते हैं हम लोग बॉडी टैग के साथ, बॉडी टैग ऑन सबमिट। ऑन सबमिट फंक्शन का नाम है, इसके साथ भी हम लोग रिटर्न यूज करते हैं और वैलिडेट। अगर रिटर्न नहीं लिखोगे तो ये सर्वर पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, इसलिए वैलिडेट फंक्शन को यहाँ कॉल करने के पहले रिटर्न कीवर्ड लगाना मैंडेटरी है। सेमीकोलन तो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अब इसको हम रन करा रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि अगर नेम में कुछ भी इंटर नहीं है और यूजर रजिस्टर बटन पे क्लिक कर रहा है, तो क्या हम सर्वर पे चले जा रहे हैं कि हम क्लाइंट साइड एरिया पे ही रहेंगे। कहाँ जाना है, जैम्प वेब सर्वर पे। तो यहाँ स्टार्ट है, रिफ्रेश, डायरेक्ट हम रजिस्टर बटन पे क्लिक किए, आया मैसेज नेम इज ब्लैंक। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस भी किया। ठीक है, मैंने इंटर कर दिया नेम। अब सर्वर पे ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि आगे फील्ड के लिए आपने वैलिडेशन अभी नहीं किया है। देखिए सर्वर फाइल, यहाँ पे नेम में प्रेम इंटर किया था तो प्रेम रिट्रीव हुआ, बाकी वहां पे एरर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे उसी तरह से एक इसको भी वैलिडेट करके हम बता देते हैं। अब इनपुटेड डेटा को कैसे वैलिडेट करोगे, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया। हम चाहते हैं कि नेम में केवल अल्फाबेट इंटर हो। नेम में तो स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता है, कंट्रोल सी। उसी तरह से आप यहाँ पे कंट्रोल भी कर लिया गया। और आपको मालूम है, याद कीजिए रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे मैच कराते हैं, नेम डॉट मैच फंक्शन। मैच फंक्शन में हम लोग पैटर्न लिखते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन का पैटर्न। और आप जानते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर इंक्लोज होता है। और स्टार्ट करते हैं हम लोग, रेगुलर एक्सप्रेशन किससे स्टार्ट होता था, डॉलर से, तो इन कैरेट से लगता है, मे बी कैरेट से, कैरेट सिंबल से हम लोग स्टार्ट करते थे और डॉलर से हम लोग एंड करते थे। अब बीच में आइए, रेंज हम लोग देंगे, मुझे कैपिटल ए टू जेड भी चाहिए, स्मॉल ए टू जेड भी चाहिए। ठीक है, अगर यूजर फुल नेम भी इंटर करना चाहता है, तो याद कीजिए व्हाइट स्पेस के लिए क्या देते थे, व्हाइट स्पेस के लिए क्या होता था रेगुलर एक्सप्रेशन, बैकस्लैश एस, एस होता था, मे बी बैकस्लैश एस होता था, एस दे दिया। और रिपीटेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, प्लस। ठीक है, अब अगर अल्फाबेट या डिजिट, आप अगर डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर उसमें इंटर कर देंगे तो बताएगा इनवैलिड नेम। इनवैलिड नेम और फोकस हो जाएगा। और एक कब मैसेज आना चाहिए, जब ये पैटर्न मैच नहीं करेगा। तो इसके पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते थे,
ठीक है, अब हम इसको रन कराते हैं। रजिस्टर नेम इज ब्लैंक 1 2 3 एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, नहीं किया, इनवैलिड नेम। मैंने इंटर किया नीरज कुमार, इसमें स्पेस है ना, तो स्पेस के लिए, व्हाइट स्पेस के लिए तो आपने दिया है। रजिस्टर नहीं लिया। क्या बैकस्लैश कैपिटल एस यूज करते थे क्या? ये फॉरवर्ड स्लैश हो गया है, बैकस्लैश ना यूज करते हैं, बैकस्लैश एस यूज करते हैं, स्मॉल एस, फॉरवर्ड स्लैश दे दिए थे। अब आइए रिफ्रेश। अब मैं यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक किया, नेम इज ब्लैंक, अब मैंने ये दिया, एक्सेप्ट करना चाहिए, कर गया ना। चलिए, तो इसी तरह से आप जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूजर नेम पासवर्ड ये सब कर लीजिएगा ना। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। तो आपने इस प्रोग्राम से ये देखा कि जब हम क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी जब यूजर का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, तो क्लियर है कि यूजर का रजिस्ट्रेशन होने के पहले डेटा को क्लाइंट साइड एरिया पे हर तरह से हम लोग चेक कर लेंगे। जैसे ही सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, सर्वर के पास डेटाबेस है और वो यूजर प्रोफाइल, वो रिकॉर्ड वहां परमानेंटली क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। लेकिन अब चाहिए ना, अब आप पीएचपी पढ़ रहे हैं, तो अब आपको चाहिए कि जो भी प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं वो डेटाबेस से कनेक्टेड हो। किससे कनेक्टेड हो? डेटाबेस से कनेक्टेड हो। हम चाहते हैं कि जब साइन अप फॉर्म, यूजर का रजिस्ट्रेशन हो, तो केवल डेटा पेज पे डिस्प्ले नहीं करे, वो डेटा हमारा परमानेंटली सेव हो जाना चाहिए। तो डेटा परमानेंटली सेव करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो डेटा को सेव नहीं ना करेगा, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो मार्केट में जिस तरह से बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसी तरह से मार्केट में बहुत सारा डेटाबेस है। ठीक है, माई एसक्यूएल का नाम आप सुने हैं, एसक्यूएल सर्वर का नाम सुने हैं, ओरेकल का नाम सुने हैं, DB2 का नाम सुने हैं। ठीक है, ये सब पॉपुलर डेटाबेस है। ठीक है, तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो रिकॉर्ड हो साइन अप, वो रिकॉर्ड परमानेंटली डेटाबेस में क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए। वो रिकॉर्ड परमानेंटली डेटाबेस में क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए, तो परमानेंटली डेटाबेस में सेव होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग माई एसक्यूएल का कॉन्सेप्ट देखना होगा। ठीक है, याद कीजिए, आप BSc हैं, फर्स्ट ईयर में DBMS का कॉन्सेप्ट मिला होगा आपको ना, कैसे हम लोग रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव करते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होता है, अपडेट होता है, डिलीट होता है। ठीक है, ये सब कैसे होता है वो चीज आप ऑलरेडी जानते हैं ना। तो लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ कि माई एसक्यूएल डेटाबेस में हम लोग कैसे वर्क करते हैं, माई एसक्यूएल डेटाबेस में हम लोग कैसे वर्क करेंगे, राइट। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कैसे हम लोग माई एसक्यूएल डेटाबेस में वर्क करते हैं। ठीक है, वो चीज आपको यहाँ सबसे पहले ध्यान देना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग माई एसक्यूएल, और माई एसक्यूएल में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसे वर्क परफॉर्म होता है, राइट। तो सबसे पहले आपको देखना होगा, अब जैसे ही जो रजिस्टर करेंगे रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव होना चाहिए, जो यूजर आईडी पासवर्ड है उसी से लॉगिन होना चाहिए। अगर गलत यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे तो बताएगा इनवैलिड पासवर्ड या इनवैलिड यूजर नेम। फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, फॉरगेट यूजर करेंगे, ठीक है, यूजर प्रोफाइल चेंज करेंगे, यानी सारा कुछ अब हमारा डेटाबेस से होना चाहिए। अभी तक ऐसा आप अभी तक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं पढ़े हैं जो डेटाबेस से आप इंटरेक्ट हुए। ठीक है, तो आप फर्स्ट PHP पढ़ने जा रहे हैं जो डेटाबेस से आप क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे। ठीक है, थर्ड ईयर में आपको जावा भी जो पढ़ना है वो डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है।
वो चीज मैं प्रोजेक्ट में ही आपको बताऊंगा कि कैसे आप, ठीक है। हाँ, विजुअल बेसिक में डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, जावा में डेटाबेस का कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लेकिन जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें आप जावा में प्रोजेक्ट करना चाहेंगे तो जावा को ओरेकल से, माई एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करेंगे, VB को आप एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। पाइथन में अगर आप करना चाहेंगे तो पाइथन को ओरेकल से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर देखने जा रहे हो PHP को माई एसक्यूएल से कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब सारा कुछ हम लोग PHP प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। PHP प्रोग्राम के थ्रू डेटाबेस को हैंडल करेंगे। आइए मैं बताता हूं कैसे हम लोग डेटाबेस में माई एसक्यूएल स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलो। सर जो आज बताया उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया सर। 1 मिनट लास्ट में लेना। लोकल होस्ट बाय डिफॉल्ट इसमें डेटाबेस होता है PHP माई एडमिन, देख रहे हो ना यहाँ पे। यस। इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा माई एसक्यूएल ओपन होगा। ठीक है, ये तुम्हारा डेटाबेस है माई एसक्यूएल। और एक चीज जानो, चाहे ओरेकल हो या माई एसक्यूएल हो, थर्ड ईयर में तुम लोग को एसक्यूएल सर्वर पढ़ना है, ठीक है। तो मे बी एसक्यूएल सर्वर हम ही पढ़ा पाएंगे थर्ड ईयर में। तो एसक्यूएल सर्वर में तुमको क्या करना होगा कि वहां दोनों मोड में, GUI मोड में भी सारा ऑपरेशन होता है और कमांड मोड में भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है। माई एसक्यूएल में भी वही काम है, ठीक है, और ओरेकल में भी वही काम है, ठीक है। लेकिन एक चीज हमेशा जान लो, हर डेटाबेस एसक्यूएल कमांड को सपोर्ट करता है। बिना एसक्यूएल कमांड जाने हुए आपको काम चलने वाला नहीं है। बिना एसक्यूएल कमांड, ठीक है, जाने हुए, ठीक है, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किसी भी डेटाबेस से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। जब आपको मालूम ही नहीं है कि रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होता है, कैसे अपडेट होता है, डिलीट होता है, और GUI मोड में पूरा काम करना जानते हैं हम माई एसक्यूएल में, सब कुछ ग्राफिकली आप टेबल भी क्रिएट कर ले रहे हो, रिकॉर्ड भी इंसर्ट कर ले रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर ले रहे हो माई एसक्यूएल में जाकर ग्राफिकल मोड में। लेकिन वही आपको PHP के थ्रू कहे, पाइथन के थ्रू कहें, जावा के थ्रू कहें, VB.NET के थ्रू कहें, तब बिना एसक्यूएल कमांड जाने हुए, बिना एसक्यूएल कमांड जाने हुए आप नहीं कर सकते। क्योंकि जब PHP प्रोग्राम के थ्रू जब साइन अप पेज बनाए हो और साइन अप में जब रजिस्टर बटन क्लिक करोगे तो PHP प्रोग्राम के थ्रू ही ना डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। तो आपको जानना होगा कि रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं, जिसके लिए इंसर्ट कमांड आप यूज करते हैं, ठीक है। कैसे अपडेट होता है, अपडेट कमांड, कैसे डिलीट होता है, डिलीट कमांड, ये सब चीज आपको जानना होगा। तो आइए देखते हैं माई एसक्यूएल में आप कैसे काम करोगे। माई एसक्यूएल तो मैंने स्टार्ट कर दिया। माई एसक्यूएल का खासियत है कि ओपन सोर्स है, इसको यूज करने के लिए, ठीक है, पैसा पे करने का जरूरत नहीं है। ओरेकल हमारा ओपन सोर्स नहीं है। ओरेकल कॉर्पोरेशन का जो डेटाबेस है, ओरेकल ओरेकल खुद कंपनी है, बड़ी कंपनी, जावा को भी परचेज कर चुकी है, ठीक है। और एसक्यूएल सर्वर जो आपको थर्ड ईयर में पढ़ना है वो माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, जो .NET फ्रेमवर्क के लिए अधिकतर यूज होता है, VB.NET, C#.NET, ASP.NET के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि माई एसक्यूएल और एसक्यूएल सर्वर, इसमें काम करने के लिए सबसे पहले हम लोग को डेटाबेस क्रिएट करना पड़ता है, जबकि ओरेकल में ऐसा नीड नहीं होता है, ठीक है। और प्रश्न उठता है कि माई एसक्यूएल में डेटाबेस कैसे क्रिएट करोगे। दोनों मोड में क्रिएट कर सकते हो, ठीक है।
GUI मोड में भी कर सकते हो और CY मोड में भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जो तुम लेफ्ट पैनल में देख रहे हो, ठीक है, ये सब यहाँ पर डेटाबेस नेम है। कल मैंने प्रीवियस क्लास में बताया है BCA वाले को, ये BCA PPU डेटाबेस बना हुआ है। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे और MySQL को बैकएंड रखे हो, ठीक है, और फ्रंट एंड में जावा रखे हो या PHP रखे हो, ठीक है, तो पूरे प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा एक ही डेटाबेस होगा और इसी डेटाबेस के अंदर जितना भी टेबल हो, चाहे वो 40 टेबल हो, 50 टेबल हो, 60 टेबल हो, सारा टेबल इसी के अंदर बनेगा, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले जानना होगा डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। अगर SQL कमांड के थ्रू करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर SQL है ना, SQL, SQL है, राइट। अब यहाँ SQL में तुमको क्या करना होगा, कमांड लिखना होगा। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए क्रिएट डेटाबेस कमांड होता है। और एकल में डेटाबेस क्रिएट नहीं होता है। डायरेक्ट आपको यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कीजिए, डायरेक्ट टेबल बनाइए किसी पार्टिकुलर यूजर के अंदर, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में ओरेकल पढ़े थे, तो ओरेकल पढ़े होंगे तो याद कीजिए यूजर नेम HR मिला होगा, यूजर नेम आज HR या सिस्टम, और पासवर्ड से लॉगिन करते थे। हाँ जी, बना ही सकते हैं। तो वहां पे डेटाबेस क्रिएट नहीं होता है। तो क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम दोगे यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का हम लोग यहाँ पे नाम देंगे। मान लो कि नाम मैंने दे दिया BSCIT, ठीक है। जैसे ही इसको एग्जीक्यूट कराओगे, देखो यहाँ गो है नीचे ऑप्शन, इस पे क्लिक करोगे BSCIT नाम का डेटाबेस बन जाएगा, ये लेफ्ट पैनल में आ जाएगा। देखो गो किया मैंने, आ गया BSCIT आ चुका, ठीक है, राइट। ऑलरेडी बना हुआ होगा। SQL में कैसे बनाएगा? SQL कोई डेटाबेस होता है जी? हो ही नहीं सकता है। और एकल और MySQL तो दोनों अलग अलग है। तुम इसमें काम कर रहे हो तो ऑलरेडी तुम्हारा बना हुआ है। अब देखो GUI मोड में कैसे तुम बनाओगे। GUI मोड में देखो, जब हम डेटाबेस बना सकते हैं तो डेटाबेस को हटा भी सकते हैं, वो भी देख लो। डेटाबेस को हटाने के लिए ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। ड्रॉप लिखोगे, डेटाबेस लिखोगे और डेटाबेस का नाम दे दोगे, डेटाबेस तुम्हारा ड्रॉप हो जाएगा। गो पे क्लिक करो, देख लो वहां से भी हट गया, लेफ्ट पैनल से हट गया ना, ठीक है। अब GUI मोड में कैसे करोगे? डेटाबेस में जाओगे, यहाँ पे बहुत सारा डेटाबेस बना हुआ है, देख रहे हो। यहाँ क्या है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम है ना, मैंने नाम दे दिया BSCIT। कुछ नहीं करना है, क्रिएट पे तुमको क्लिक कर देना है। देख लो बन गया BSCIT, ठीक है, राइट। तो आप जान चुके हैं कि कैसे इसमें हटाना रहेगा, डिलीट करना रहेगा तो सर। तो वही यहाँ पे भी वही ऑप्शन होगा, स्ट्रक्चर में तो जाओ, कहीं ऑप्शन होगा, अभी इसमें कुछ अभी यहाँ से हटाने के लिए तुमको दूसरे डेटा स्ट्रक्चर दूसरे में जाना होगा। जैसे BCA PPU को मैंने सेलेक्ट कर लिया,
ठीक है, और कहाँ था, ड्रॉप ना, डायरेक्ट यहीं से डिलीट कर देंगे क्या, यहाँ से होगा, जैसे BSCIT में गए, कहीं देखो ना ड्रॉप ऑप्शन कहीं नहीं दे रहा है। कहाँ मोर है, कहाँ है, ड्रॉप डेटाबेस दिया, ड्रॉप हो गया ना, तो यहीं पे ऑप्शन है, राइट। चलिए, तो हम लोग आप जानेंगे कैसे डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, कहीं किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक डेटाबेस बना दिया, उसके बाद अब हम टेबल बनाने जा रहे हैं। क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम मैंने दे दिया BSCIT और गो, ठीक है। डेटाबेस हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग SQL में जाएंगे। दोनों मोड में आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, GUI मोड में भी और कमांड मोड में। कमांड मोड जानना बहुत ही मैंडेटरी है, ठीक है। तो आइए सबसे कमांड मोड में कैसे हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, आप देख लीजिए। ये हमारा ये जो फॉर्म है जो आपने बनाया था, इसमें क्या क्या रखा है, यूजर का डिटेल्स टेबल में स्टोर होगा ना, नेम है, यूजर नेम है, पासवर्ड है, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, सारा कुछ है, आंसर है, ईमेल है, मोबाइल है, जेंडर है, इतना आपको बोलना हो। तो आइए, टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग क्रिएट टेबल कमांड यूज करते हैं। क्रिएट टेबल, कोई भी डेटाबेस केस सेंसिटिव नहीं होता है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैंने दे दिया साइन अप। क्या दे दिया, साइन अप। तुम जानते हो टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, क्या क्या कॉलम रखना है उसमें, क्या क्या फील्ड रहेगा। तो हमारा एक होता है, हर टेबल में कोशिश करना चाहिए कि एक प्राइमरी की डिफाइन हो, ठीक है, जो पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली क्या करे, रिप्रेजेंट करे, आइडेंटिफाई करे। अगर हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को रखना चाहते हैं तो स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होगा, यूनिक होगा ना, नाम आपके नाम से बहुत सारा स्टूडेंट हो सकते हैं, तो रोल नंबर पे हम प्राइमरी की डिफाइन कर देंगे। एम्प्लॉय का अगर रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो हर एम्प्लॉय का एक एम्प्लॉय आईडी होगा, उसको हम लोग क्या डिफाइन कर देंगे, प्राइमरी की डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हर यूजर का एक क्या होना चाहिए, यूजर आईडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यूजर आईडी होना चाहिए, राइट, ठीक है। तो यूजर आईडी होना चाहिए जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे, राइट, ठीक है। और एक चीज आप देखते होंगे, तुम देखते हो रजिस्ट्रेशन नंबर, किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर, किसी भी एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, या अकाउंट नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए। क्या जनरेट होना चाहिए, ऑटोमेटिकली जनरेट होना चाहिए। यूजर इंटर नहीं करेगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कितना रहेगा, यूजर इंटर नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाना चाहिए। लेटर में होता है, मतलब कि कैपिटल लेटर या मिक्स हो जाता है, डिजिट और कैपिटल दोनों, किसी मतलब कि यूजर आईडी। हाँ, तो वो भी पॉसिबल है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर यूजर आईडी जो हर
यूजर का यूजर आईडी 1 2 3 4 5 6 7 ऑटोमेटिकली जनरेट हो। हम यूजर इंक्रीमेंट नहीं करेगा, यूजर उसको इंटर नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। हर डेटाबेस में होता है। एसक्यूएल सर्वर जब पढ़ोगे तो वहां पे आइडेंटिटी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? आइडेंटिटी। माई एसक्यूएल पढ़ रहे हो तो यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट कीवर्ड होता है। जब ऑरेकल पढ़ोगे तो ऑरेकल का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूल है। वहां पर एक सीक्वेंस बनाया जाता है, एक सीक्वेंस जनरेट किया जाता है, रेंज कहां से कहां तक, 1000 से 2000 तक या जो भी हो, ठीक है। हाँ, वो चीज हर डेटाबेस में पॉसिबल है। माई एसक्यूएल में वो तरीका होता है, सीक्वेंस बनाकर ट्रिगर के थ्रू हम क्या कर देंगे, उसको फायर कर देंगे। ट्रिगर डेटाबेस में पढ़ोगे तो, एसक्यूएल सर्वर जब पढ़ोगे तो डेटाबेस में वो फायर हो जाएगा, ठीक है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक फैसिलिटी है, किसी फील्ड को अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली वैल्यू जनरेट करे तो एक ऑटो इंक्रीमेंट होता है। कौन सा कीवर्ड होता है? ऑटो इंक्रीमेंट होता है, जो चीज हम यूज करते हैं। अब मैं थोड़ा सा प्राइमरी की के बारे में और एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं तो प्राइमरी की से रिलेटेड कुछ पॉइंट मुझे बताइए। क्या करता है प्राइमरी की जो नल वैल्यू को नहीं कि करता व्हाट है। इज प्राइमरी की? प्राइमरी की जो नल वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है सर। जैसे कि आप रोल नंबर तो सबका हो भी सकता है, सेम भी हो सकता है, कॉलेज आईडी सेम नहीं हो सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर सेम नहीं हो सकता है, ये सब मतलब इसका मतलब हुआ कि प्राइमरी की यूनिक वैल्यू को रखता है, राइट? यही ना। यस। दूसरा पॉइंट, प्राइमरी की के अलावा भी अदर कांस्टेंट भी है, अदर डेटाबेस कांस्टेंट भी है, ठीक है, जो जो प्राइमरी की को हम जो यूनिक वैल्यू को रखता है, जैसे यूनिक की। प्राइमरी की को हम नाम नहीं छोड़ सकते। क्या? प्राइमरी की वेरी गुड। नाम नहीं छोड़ सकते। प्राइमरी की को हम नल नहीं कर सकते हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है कि प्राइमरी की कैन नॉट बी नल। अगर रोल नंबर पे प्राइमरी की आपने डिफाइन कर दिया है तो रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय रोल नंबर एनी हाउ आपको इंटर करना होगा। आप सोचिएगा कि स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं मालूम है और नेम, कोर्स, फीस सब मालूम है, रिकॉर्ड को हम इंटर कर दें, इट इज नॉट पॉसिबल। तो प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकता है। तीसरा पॉइंट, प्राइमरी की को हम डिलीट नहीं कर सकते। कर सकते हैं, एक ऐसा बता रहे हैं, प्राइमरी की कैन बी डिलीटेड। और कोई? किसी भी टेबल में एक ही फील्ड पे प्राइमरी की बनाया जा सकता है। एनी टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की फील्ड। किसी फील्ड पे हम एक ही प्राइमरी की फील्ड बना सकते हैं। रिडंडेंसी तो अलग हो गया, रिकॉर्ड हो गया ना, कि वहां पे डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं होगा, यूनिक वैल्यू को रखेगा। लेकिन तीनों पॉइंट हमेशा याद रखना, प्राइमरी की कैन हैव यूनिक वैल्यू, दूसरा प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, और थर्ड एनी टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की, राइट। और यूनिक की क्या होता है? यूनिक की also represent यूनिक वैल्यू। ये भी यूनिक वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करता है, बट इट कैन बी नल। ये नल हो सकता है। जैसे ईमेल आईडी, कोई जरूरी है कि हर स्टूडेंट का ईमेल आईडी मैंडेटरी है? अगर मैंडेटरी रखेंगे तब सोचना पड़ेगा क्या करना है। अरे बात समझ में? जिस स्टूडेंट का, लेकिन ईमेल आईडी तो सभी स्टूडेंट का क्या होगा? यूनिक होगा। आधार नंबर क्या होगा? यूनिक होगा। पैन नंबर क्या होगा? यूनिक होगा ना, ठीक है। तो यूनिक की में क्या, यूनिक की के बारे में भी 3 पॉइंट याद रखोगे। इट कैन हैव यूनिक वैल्यू, ठीक है। दूसरा, एनी टेबल कैन हैव मोर देन वन यूनिक की। किसी भी टेबल में मोर देन वन फील्ड पे हम यूनिक की लगा सकते हैं। ईमेल आईडी पे भी लगा देंगे, मोबाइल नंबर पे भी लगा देंगे, आधार नंबर वाले फील्ड पे लगा देंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि यूनिक कैन बी नल, यूनिक नल हो सकता है। क्लियर? और एक थर्ड कांस्टेंट होता है नोट नल। जिस फील्ड के साथ आप नोट नल लगा दोगे
वो डुप्लीकेट वैल्यू को तो रखेगा लेकिन नल नहीं नहीं रहेगा। हम चाहते हैं कि यूनिक की प्राइमरी की तरह ट्रीट करे, मतलब हम चाहते हैं कि यूनिक वैल्यू भी रहे, नोट नल भी होना चाहिए। प्राइमरी की कहता है ना कि हम यूनिक वैल्यू रखेंगे और नल भी नहीं रहेंगे, लेकिन दूसरे पे एक फील्ड पे अगर रोल नंबर पे प्राइमरी की डिफाइन है तो क्या हम ईमेल आईडी पे प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तब क्या करोगे? नोट नल, यानी यूनिक भी लगाना होगा और साथ में क्या लगाना होगा? नोट नल भी लगाना होगा। आई बात समझ में? ये तीसरा कांस्टेंट हो गया। चौथा कांस्टेंट क्या है? तुम चाहते हो कि हम उसी स्टूडेंट का, उसी यूजर का रजिस्ट्रेशन ले जो पटना सिटी से केवल बिलोंग करता है। सिटी नेम में जो टेबल में कॉलम नेम है सिटी, उसमें एनी हाउ पटना लिखा हुआ होना चाहिए। अगर हम लिख दिए औरंगाबाद, लिख दिए छपरा, सिवान, दानापुर, एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए, वो रिकॉर्ड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सैलरी किसी भी एम्प्लॉय का 20,000 से नीचे नहीं है, 20,000 और 80,000 से भी ऊपर नहीं है। हमारे एम्प्लॉय का सैलरी जब इंटर किया जाए तो 20,000 से 80,000 के बीच में ही एक्सेप्टेड हो। तब क्या करेंगे? कंडीशन लगाएंगे, लेकिन उस डेटाबेस कांस्टेंट को क्या कहते हैं? उस डेटाबेस कांस्टेंट को कहा जाता है क्या? एक डिफॉल्ट होता है, वीडियो देखते हो लेकिन याद कहाँ करते हो? दिमाग से डिफॉल्ट अभी याद था हमको लेकिन भूल गए। तबीयत भी ठीक नहीं है, भूल गए क्या? डिफॉल्ट, और उसको लगभग हजारों बार हम यूज किए होंगे। चलिए याद आ जाएगा तो तुरंत हम बता देंगे, खाली उसका नाम जानना है। ठीक है, राइट। ये अब देखो चौथा कांस्टेंट क्या है, पांचवा कांस्टेंट क्या है कि हम किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड में ग्रेड मेंटेन करना चाहते हैं। जो स्टूडेंट फेल हो चुके हैं उनका ग्रेड हम मेंटेन नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली उसमें आ जाना चाहिए फेल। जैसे ही उसके वैल्यू को हम नल करेंगे, जैसे ही उसके वैल्यू को क्या करेंगे? नल। जो स्टूडेंट फेल हो चुका है उसमें ऑटोमेटिकली चला जाना चाहिए, ठीक है, फेल चला जाना चाहिए। और जो स्टूडेंट पास है तो ग्रेड A+, B+, A, B जो भी है हम लोग इंटर करें, रिमार्क इंटर किया जाए, ग्रेड इंटर किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए डिफॉल्ट होता है। कौन सा कांस्टेंट होता है? डिफॉल्ट कांस्टेंट होता है। ठीक है, और एक लास्ट जो बचा हुआ है वो है तुम्हारा फॉरेन की। फॉरेन की का पर्पस होता है मोर देन वन टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। हाँ, मोर देन वन टेबल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। आइए वो दिखाएंगे इम्प्लीमेंट करके बाद में। पहले अभी हम एक सिंपल टेबल बना रहे हैं, देखिएगा। साइन अप नाम का एक टेबल होगा हमारा, और हर कॉलम का एक डेटा टाइप होता है। एसक्यूएल में डेटा टाइप होता है, ठीक है, जो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम यूजर _ID दे दिया, राइट। इंट यहाँ पर डेटा टाइप है जो इंटीजर टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा। बाय डिफॉल्ट ये 11 डिजिट तक रखता है,
ठीक है, इसके बाद तुम इसको यूनिक रखना चाहते हो तो क्या डिफाइन करोगे? प्राइमरी की, प्राइमरी की, राइट। और तुम चाहते हो कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो तो ऑटो इंक्रीमेंट लगा दो, ये लगा दिया। अब ये फील्ड, इसके वैल्यू को हम लोग को इंसर्ट करने का जरूरत नहीं है, राइट। 1 से स्टार्ट होगा। उसके बाद मैंने नेम दे दिया भैरकर। भैरकर स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को होल्ड करता है, मैक्सिमम 30 कैरेक्टर तक ये नेम को होल्ड करेगा। और इसमें नोट नल लगा दिए, इसका मतलब क्या? ये खाली नहीं रहेगा। इसके बाद यूजर नेम, यूजर नेम, तो जो देखते हो ना साइन अप करते समय दे देता है कि जो यूजर नेम क्रिएट करते हैं ऑलरेडी एग्जिस्ट है, दूसरा यूजर नेम चूज करने के लिए देता है ना, ठीक है। तो यूजर नेम भरकर तो मैंने रख दिया, साइज डिफाइन कर दिया मैंने 30, और ये यूनिक भी होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? अगर नीतीश 1 2 3 यूजर नेम है तो दूसरे यूजर नेम वो नहीं होना चाहिए ना, कुछ चेंज होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? यूनिक, और साथ में नल नहीं ना होना चाहिए, क्या लगा देंगे? नोट नल, नोट नल, राइट। पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड, पासवर्ड तो यूजर अपने अनुसार कुछ भी रख सकता है ना, और इसको जब कंट्रोल करना होगा तो आप क्लाइंट साइड एरिया पे ही ना, फ्रंट एंड पे ही ना कीजिएगा कि यूजर को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है या क्या बनाना है। डेटाबेस में तो हम किसी भी तरह का वैलिडेशन नहीं लगाएंगे पासवर्ड से रिलेटेड, ठीक है। अब चलो, पासवर्ड मैंने दे दिया भैरकर, भैरकर। इसका भी साइज मैंने दे दिया 30, यूनिक, नोट नल। आगे इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, साइज डिफाइन कर दिए 100, नोट नल। ये तो यूनिक नहीं ना रहना चाहिए। आंसर भैरकर, Yes, sir. Font size. Yes. भैरकर, साइज डिफाइन कर दिए, ठीक है 30। आगे बढ़िए, उसके बाद क्या था? ईमेल,
ठीक है, यही कमांड है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, एग्जीक्यूट कराना है। लिख लिए, क्योंकि ये फिर हट जाएगा। एग्जीक्यूट कराए, गो। एक एरर है, देखिए क्या है, कहीं कुछ छूटा हुआ है। क्या डेटाबेस नोट सिलेक्टेड दे रहा है? हाँ, डेटाबेस सिलेक्टेड आपका नहीं है, यहाँ पर डेटाबेस आना चाहिए BSEIT। तो मैंने इसको पहले कॉपी कर लिया, नहीं तो फिर ये हट जाएगा। Ctrl+C कर लो। अब यहाँ डेटाबेस आप सिलेक्ट कर लो BSEIT। सिलेक्ट हो गया, देखो आ गया डेटाबेस BSEIT। अब तुम SQL पे जाओ, अब इसको Ctrl+V कर दो, अब रन करो, गो। आ गया, बन गया, ठीक है। तुम यहाँ से इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो। ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, टेबल का स्ट्रक्चर। यूजर आईडी पे देखो चाबी लगा हुआ है, यानी वो क्या है, प्राइमरी की है। और बताएगा भी, यहाँ पे देखो ऑटो इंक्रीमेंट है ना यहाँ पे। यहाँ से सब कुछ तुम चेंज कर सकते हो, GUI मोड में फैसिलिटी है ना फैसिलिटी। लेकिन सारा कुछ तुम SQL कमांड के थ्रू भी कर सकते हो, सारा कुछ आप SQL कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी आपने ये टेबल का स्ट्रक्चर देखा, अगर हम SQL पे जाएंगे, याद है किन्हीं को कैसे टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं SQL में? डिस्क्राइब या DESC कमांड होता है, DESC या डिस्क्राइब दोनों होता है। डिस्क्राइब, और टेबल का नाम क्या था, साइन अप। इससे तुम टेबल का स्ट्रक्चर देखोगे। रन कराओ, गो। देखो आया। फील्ड कहने का मतलब कॉलम नेम। डेटा टाइप, ये साइज है तुम्हारा। मैंने क्या बोला था कि इंट का साइज बाय डिफॉल्ट 11 लेता है, ये भैरकर है। नल, क्या यूजर आईडी नल हो सकता है? नो। नेम में भी नोट नल दिया था, देख रहे हो ना तुम। केवल आंसर नल हो सकता है, यस। जेंडर नल हो सकता है। की में कौन सा की डिफाइन किया? PRI कहने का मतलब प्राइमरी की, और इवन आई कहने का मतलब यूनिक की। और एक्स्ट्रा में क्या लगा दिए हैं? ऑटो इंक्रीमेंट। समझ गए? ये था टेबल का स्ट्रक्चर। आप सारा कुछ SQL कमांड के थ्रू टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हो। बाद में कोई नया कॉलम ऐड करना है, बाद में कोई डेटाबेस कांस्टेंट ऐड करना है, प्राइमरी की हटाना है, यूनिक की हटाना है, किसी भी डेटा टाइप का साइज चेंज करना है, किसी भी कॉलम का डेटा टाइप का साइज चेंज करना है, ठीक है, डेटा टाइप चेंज करना है, कॉलम को रीनेम करना है। टेबल के सारे स्ट्रक्चर को तुम चेंज कर सकते हो अल्टर टेबल कमांड के थ्रू, चाहे वो SQL सर्वर हो या MySQL हो या तुम्हारा Oracle हो। आप GUI मोड में भी वेयर क्लाउड तो रिट्रीव में यूज करते हैं। उसके साथ कंडीशन हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, आप देखोगे नेट पे तो डेटाबेस कांस्टेंट लिस्ट उसमें आ जाएगा। देखो गूगल में सर्च करो डेटाबेस कांस्टेंट लिस्ट इन SQL। चेक होता है, चेक कांस्टेंट, CHECK।
चेक कांस्टेंट के थ्रू हम लोग डेटाबेस को और कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, चेक कांस्टेंट होता है। चलिए, टेबल बन चुका है। जब टेबल बन चुका है तो टेबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, एसक्यूएल टेबल को रिमूव करने के लिए मैं रिमूव अभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं कमांड लिख देता हूं, ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम क्या था, सब लाइन, सब लाइन, सब अप सर, क्या, अप साइन अप। साइन अप, ड्रॉप टेबल साइन अप। जैसे ही आप यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो जो टेबल आपका बना हुआ है वो टेबल आपका क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। राइट, ये भी आप जान गए। अब आइए मैं आपको रिकॉर्ड इंसर्ट करके दिखाता हूं इसमें। ठीक है, कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, पहले सुन लीजिए रिकॉर्ड इंसर्ट करने का क्या रूल है। किसी भी डेटाबेस में टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, ठीक है, आपका रिक्वायरमेंट होगा कि मुझे सारे कॉलम का भी वैल्यू इंटर करना है। हो सकता है कि पार्टिकुलर कॉलम का रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। जैसे जेंडर ऑप्शनल है, जेंडर में तो हम ना यूनिक लगाए हैं या नोट नल लगाए हैं, कुछ लगाए हैं नहीं लगाए हैं। तो तुम सो रहे हो जी, बहुत आराम से तुम सो रहे हो हैं? अरे कम से कम थर्ड ईयर में भी आंख खोल लो। रामायण थोड़ी चल रहा है, महाभारत, भीष्म पितामह का कहानी सुना रहे हैं हम। बहुत आराम से सो रहा है, हमको बुखार भी लगा हुआ है तो फिर पढ़ाने के लिए आ गए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर क्रिएट टेबल कर रहे हैं ना, तो एक इशू आ रहा है सर। सब कुछ तो हो गया, मत फिर भी एक बता रहा है DB ऑफ नॉट जेंडर के भी बता रहा है। देखो कुछ सिंटेक्स प्रॉब्लम होगा, कहीं कुछ गलत किए होंगे, आप मैच कराइएगा। हाँ सर जैसे, हाँ बोलो। सर जैसे आप अभी बनाए हैं टेबल, वो हम चाहते हैं फिर से देखने के लिए, वो कहाँ से आप देखिएगा बताइए तो एक बार। टेबल VCIT जो डिस्क्राइब, VCIT यही के, डिस्क्राइब लिखो ना, डिस्क्राइब और टेबल नेम, डिस्क्राइब लिखो और टेबल नेम लिखो। ओके सर। तो बता रहे थे रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट होगा, तो ध्यान दीजिए। तो आपका जैसे मैंने बताया था कि जेंडर ऑप्शनल है, और जब जेंडर ऑप्शनल है तो जेंडर का रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो जेंडर अगर नहीं इंसर्ट करना है तब तो आप सारे फील्ड का रिकॉर्ड नहीं ना डाल रहे हो, जेंडर को तो आपने ओमिट कर दिया, स्किप कर दिया, तब तो पार्टिकुलर कॉलम का ना रिकॉर्ड डाल रहे हो। तो किसी भी टेबल में जब पार्टिकुलर कॉलम के रिकॉर्ड को डाल रहे हो तो कॉलम नेम मेंशन करना वहां पे मैंडेटरी होगा। रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय कॉलम नेम स्पेसिफाई करना मैंडेटरी होगा। आ रही बात समझ में? अगर आप सारे कॉलम के वैल्यू को तुम इंसर्ट करना चाहते हो तब कॉलम नेम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। लेकिन एक चीज क्या करना होगा कि आपको सीक्वेंस ऑर्डर में वैल्यू देना होगा। जैसे आपने टेबल क्रिएट किया है, जैसे जैसे कॉलम नेम दिया है वैसे वैसे वैल्यू को पुट करना होगा आपको। आप अपने अनुसार सीक्वेंस को नहीं चेंज कर सकते हैं। हाँ, सीक्वेंस को कब हम चेंज कर सकते हैं, जब हम कॉलम नेम मेंशन कर देंगे। पहले हम पासवर्ड स्टोर करना चाहते हैं तो पासवर्ड पहले कॉलम नेम देंगे, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन देना चाहते हैं तो पहले सिक्योरिटी क्वेश्चन देंगे। और अगर आप सीक्वेंस ऑर्डर में देना चाहते हैं और सारे फील्ड के लिए देना चाहते हैं
तो कॉलम नेम हटा भी सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय कॉलम नेम कब देना मैंडेटरी है, कब देना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए सभी लोग। मैं सारे को सीक्वेंस ऑर्डर में वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहता हूं, सारे को। तो कॉलम नेम दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। पहले एक बार दे देते हैं, फिर हम हटा देते हैं। आपको पता चल जाएगा कि कॉलम नेम कहां पर देते हैं। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, साइन अप। इसके बाद यहीं पे कॉलम नेम देंगे। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजर आईडी नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, एस क्वेश्चन, आंसर, ईमेल, मोबाइल और जेंडर। यही था ना जी। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वैल्यूज, वैल्यू दो। आपको मालूम है कि जो हैरकट टाइप का वैल्यू होगा उसको सिंगल कोट में देते हैं। डेटाबेस में कोई भी स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू को हम लोग सिंगल कोट से इंक्लोज करते हैं, चाहे वो कोई भी डेटाबेस क्यों ना हो, राइट। तो यूजर आईडी तो खुद से आपको इंटर नहीं करना है, तो यूजर आईडी के जगह पे हम नल देंगे। क्या देंगे, नल। वहां पे ऑटोमेटिकली 1 ले लेगा। इसके वैल्यू को मैंने नल कर दिया, राइट। आगे बढ़ो, यूजर नेम, नहीं नेम था पहले, ठीक है। नेम में मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा जी, राहुल। राहुल कुमार, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्लास करता है, आता है क्लास, लेकिन क्लास में एक्टिव रहना होगा। मन तभी नहीं पढ़ने में लगता है जब पहले से आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आप फर्स्ट ईयर में ध्यान दिए हुए रहते, याद है फर्स्ट ईयर में ये बैच बहुत ही कमजोर था। राजापुर में याद है मुझे 1-2 क्लास लिया था, ठीक है। बहुत ही बेस कमजोर था आप लोग का, लेकिन फिर भी बहुत बच्चे लोग इम्प्रूव किए हैं। तो मेहनत से हर चीज पॉसिबल है। इंसर्ट ये नल राहुल कुमार, फिर यूजर आईडी है, ये यूजर नेम है। तो यूजर नेम में मैंने दे दिया राहुल 1 2 3, राहुल 1 2 3। इसके बाद पासवर्ड में मैंने दे दिया सीमेज। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन, योर फेवरेट कलर। क्या है तुम्हारा फेवरेट कलर, अब लजाएगा, बोलो योर फेवरेट कलर क्या है। इंटरव्यू में मान लो कि पूछ दिया कि योर फेवरेट कलर, वहां पर तो बता दोगे। तो अभी बताओ क्या दिक्कत है। व्हाइट, चलो व्हाइट लिख दिए। अब इसके बाद ईमेल, और ये सब रिकॉर्ड यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पीएचपी से ना होना चाहिए। तो अभी तो सीख रहे हैं, अब इसी कमांड को आपको पीएचपी प्रोग्राम में लिखना होगा, और आप ये नहीं जानिएगा तो कैसे होगा। पाइथन में भी यही चीज लिखना है, जावा में भी आपको यही लिखना है। जब जावा को किसी डेटाबेस से कनेक्ट करोगे तो VB.NET में भी यही लिखना है। तो ये चीज तो जानना होगा।
क्या यहाँ पे देना था? मोबाइल। चलिए अब मैं इस रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहा हूँ। गो ऑप्शन। ठीक है, रिकॉर्ड चला गया। 1 रो इंसर्टेड आ गया। 1 रो इंसर्टेड। फिर मैं इसको एडिट करता हूँ और 2 रिकॉर्ड। एडिट। सर इसको नीचे से स्क्रॉल कीजिए ना, पूरा स्क्रीन में नहीं देख पा रहा, कट कट जा रहा है। अब चलो, अब इसका स्क्रीनशॉट लो। यस सर। एक तो विकास कुमार, इसका हमेशा नेटवर्क के प्रॉब्लम रहता है। रोल नंबर 10, कोई टाइम नहीं है ज्वाइन करने का। ठीक है, अब देखिए, अब इस चीज को मैंने हटा दिया। लिख लिए आप लोग? हटा देना। यस सर। कॉलम नेम को अब मैंने हटा दिया यहाँ पे। हटाए? चलो अब देखो, अब सीक्वेंस ऑर्डर में क्या हुआ? ए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कॉलम वाइज लेना रहेगा तो पेंडिंग बाद में लिखेंगे। अब मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया। देखो इसमें कॉलम नेम नहीं दिया हुआ है और सीक्वेंस ऑर्डर में ही मैंने वैल्यू दिया है। अगर जहां सीक्वेंस ऑर्डर को आपने चेंज किया तो एरर दे देगा। एरर? वो तुमको पता था कि कहीं एरर देगा, बताया नहीं ना। कहाँ पे एरर दिया? हम्म, कहाँ पे? इंसर्ट इनटू साइन अप। देखो एरर, एरर पढ़ो क्या था। अरे तुम लोग को तो दिखाई भी तो नहीं दे रहा है जी। इसको इससे डिक्रीज कर दीजिए आप। विंडो माइनस। रुको देखने दो। डुप्लीकेट एंट्री। अच्छा, पासवर्ड को मैंने ये कर दिया है। पासवर्ड हमारा यूनिक था ना। सीमेज 1 2 3। ठीक है, गो। आ गया? चलिए अब रिकॉर्ड को तुम देख सकते हो। रिकॉर्ड को देखने के लिए, ठीक है, एसक्यूएल कमांड से आगे मैं बताऊंगा जो चीज नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी ऐसे ही बता दिया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम साइन अप ना, साइन अप आ गया ना। यहाँ पे 1 के बाद 3 इसलिए आया कि ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड जितने बार क्वेरी को एग्जीक्यूट कराओगे उतने बार वो फील्ड क्या करेगा, वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा।
वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हाँ, ये तभी इंक्रीज नहीं करेगा जब यूजर आईडी कॉलम में एरर दे देगा, तब वो 1 के बाद जो दे दिया है यहाँ पर 3 वो नहीं होगा, क्योंकि अभी जो एरर आया था वो तुम्हारा किस फील्ड में आया था बताओ, पासवर्ड में। पासवर्ड यूजर में। आईडी पहले एग्जीक्यूट कर गया तो ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, तो 2 हो गया, और 2 पे रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, इसलिए नेक्स्ट यूजर आईडी क्या ले लिया, 3 ले लिया। ठीक है, ये ऑटो इंक्रीमेंट का। जब मैं बोला था कि सीक्वेंस और ट्रिगर यूज करके करेंगे तो वहां पर ऐसा नहीं होता है, वहां पे सक्सेसफुली रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद ही वहां पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, यूजर आईडी जो भी है वो जनरेट होगा। चलिए, तो आज फिर इतना ही, नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग आगे देखते हैं।